A very good morning, everyone. So, today we will be discussing 2022 Physical Geology 12 questions. As I've already told you, there are total 120 questions and 10 units. So, on that basis, sorry. So, on that basis, we have total 12 questions and this is from the Physical Geology. तो एक बात आप याद रखना. So, फर्स्ट क्वेश्चन से मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ. So, क्वेश्चन है, a common mistake in the study of the earth process is to equate uniformitarianism with. We all know what uniformitarianism is. हमें पता है कि present is the key to past. तो लोग usually इसको common mistake भाई किसके साथ इसको compare कर देते हैं. तो कैटास्ट्रोफिज्म तो हो नहीं सकता क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग हो जाता है. ये इनका जियोमॉर्फिक रेट में बहुत जमीन आसमान का फर्क है. एक्चुअलिज्म है, डायरेक्शनलिज्म है, न्यू कैटास्ट्रोफिज्म है. ये तीन टर्म आपके लिए नहीं है. और आप एनालाइज करेंगे, आप देखेंगे कि 23, 24 और 20, 22, 23, 24 सब में कैटास्ट्रोफिज्म पे, यूनिफॉर्मिटानिज्म पे आपका क्वेश्चन है. सिर्फ एक सिंपल सी लाइन उन्होंने लिखी होगी यूनिफॉर्मिटानिज्म, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटानिज्म, और उसके बेसिस पे इतने सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं. सो अब आप को मैं इसके बारे में डिटेलिंग देती हूँ. जस्ट अ मिनट. यस. सो यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म और एक्चुअलिज्म में फ़र्क क्या है? सो जेम्स हटन ने इसका कंसेप्ट दिया था. सिंपल सा फ्रेज है, प्रेजेंट इज द की टू पास्ट. एंड एक्चुअलिज्म जो है वो इसका ही एक्सटेंशन है और ये चार्ल्स लायल ने दिया है. तो एक्चुअलिज्म बेसिकली बहुत क्लोजली रिलेटेड होता है यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म के, लेकिन ये एक बहुत ब्रॉडर कंसेप्ट होता है. तो क्या होता है कि ये बोलता है कि नेचुरल लॉज और प्रोसेसेस है ना, जितने भी यूनिवर्स में जो कि अभी हो रहे हैं, पास्ट में हुए हैं, वो सब सेम हैं और वो हर जगह अप्लाई हो सकते हैं यूनिवर्स में. तो सिर्फ जियोलॉजिकल प्रोसेसेस से ही वो जुड़ा हुआ नहीं है. हमारा एक्चुअलिज्म जो है वो नेचुरल लॉज, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबसे जुड़ा हुआ है. तो की डिफरेंस ये है कि यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म जो है वो जेम्स हटन ने सिर्फ जियोलॉजिकल प्रोसेस से ही कंपेयर करा था, और एक्चुअलिज्म जो है वो नेचर के हर लॉ और प्रोसेस को अपने अंदर डालती है. तो दिस इज वे मोर ब्रॉडर देन दिस. तो यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म एम्फसाइज द कॉन्टिन्यूटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ जियोलॉजिकल प्रोसेस ओवर टाइम, बल्कि एक्चुअलिज्म कहता है कि कंसिस्टेंसी का जो एक नेचुरल लॉ है इन जनरल उसको फॉलो करता है. तो एक एसेंस में यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म जो है वो कैन बी सीन एज अ सबसेट ऑफ एक्चुअलिज्म. इसका छोटा बच्चा ही लगा लो. यूनिफॉर्मिटेरिज्म इज अ बेबी ऑफ एक्चुअलिज्म, अ स्मॉल बेबी, एंड जो कि सिर्फ जियोलॉजी पे ही फोकस करता है और फाउंडेशनल है अर्थ की हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए और कितने फीचर्स डेवलप हुए हैं. अब रही बात दूसरे उनकी, कैटास्ट्रोफिज्म हो गया, डायरेक्शनिज्म हो गया, न्यू. तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि क्या है. जॉर्जियस क्यूवे ने दिया था एंड यू विल बी वेल नोन अगर आप पिछले वीडियो से गो थ्रू हो रहे हैं. सो डायरेक्शनलिज्म का क्या है कि डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में कोई चीज हो रही है. तो ये जियोलॉजी में क्या रेफर करता है, कहता है कि आपके जितने भी जियोलॉजिकल प्रोसेस है वो कोई रैंडमली कुछ हो नहीं रहा है, मतलब ये कोई रैंडम चीजें नहीं है. ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में और टाइम के साथ ट्रेंड में हो रही है. जैसे कि अब अर्थ की कूलिंग है जियोलॉजिकल टाइम में, वो एक डायरेक्शनल प्रोसेस है. तो आपका इंटरग्लेशियल पीरियड होता है, फिर ग्लेशियल पीरियड होता है. तो ये सब एक परफेक्ट डायरेक्शन में हो रहा है. तो ये कंसेप्ट सजेस्ट करता है कि सर्टेन जियोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो रैंडम नहीं है, बट एक पर्टिकुलर पाथ और ट्रेंड जो है वो फॉलो अप करता है. सो वेरियस मॉडर्न जियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने दिया था न्यू कैटास्ट्रोफिज्म. नियो मतलब नया, कैटास्ट्रोफिज्म तो हमें पता है, तो कुछ एडिशन हुई है. अब एडिशन क्या है, नियो का मतलब होता है नया. तो एक मॉडर्न अडेप्टेशन है कैटास्ट्रोफिज्म की. तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि आपके जितने भी जियोलॉजिकल फीचर्स अर्थ में बने हैं, ये कोई सिर्फ ग्रेजुअल प्रोसेस से, जो कि एक्चुअलिज्म सजेस्ट करता है, या फिर सिर्फ कैटास्ट्रोफिक इवेंट से, ऐसे अकेले अकेले से नहीं बना, बल्कि इनका एक मल्टीफेसेटेड इंटीग्रेटेड अप्रोच है दोनों का, जिसकी वजह से मिलके अर्थ का सरफेस जो है वो शेप अप हुआ है. सो दिस इज व्हाट इट मीन्स. सो द आंसर ओवर हियर इज एक्चुअलिज्म. So next question is, the process of differentiation explains the low concentration of which one of the following element near the surface. Process of differentiation से सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए crust. Sorry for the drawing. Just a minute. Crust, mantle and core. तो ये क्या कहना चाहते हैं? ये बोलना चाहते हैं कि जब हमारी अर्थ की डिफरेंशिएशन हुई थी तो आपके जितने भी भारी मटेरियल है, आयरन हो गया, निकल हो गया, वो सब भारी पने की वजह से कोर में जाके शिफ्ट हो गए. तो जब ये कोर में जाके शिफ्ट हुए
तो क्या हुआ कि आपका जो आयरन है वो अर्थ सरफेस पे कम हो गया, क्योंकि वो भारी है, वो अंदर जाके शिफ्ट होगा, तो आपके अर्थ के सरफेस पे सबसे कम आयरन ही तो होगा। बाकी आई विल सजेस्ट यू कि आप मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम और जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उनके क्रस्ट में, मेंटल में और कोर में परसेंटेज वाइज कंसंट्रेशन के हिसाब से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जरूर याद करिए। अगर मेरे से पॉसिबल होगा तो मैं वीडियो आपके लिए वो जरूर लाऊंगी, बट इसका आंसर फिलहाल आयरन। अगला क्वेश्चन है कि वाटर वेपर कॉन्स्टिट्यूट करता है कितने परसेंट ऑफ वोल्केनिक गैसेस। देखो, ये आपको फैक्चुअल चीजें आपको पता होना चाहिए, बट इतना मैं कह सकती हूँ कि वाटर वेपर जो है वो बहुत ज्यादा होता है आपके वोल्केनिक गैसेस में। तो माई गेस वुड बी 50 to 80%, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर, एंड हियर द आंसर इज एक्चुअलिज्म। आफ्टर दिस वी हैव दिस फोर्थ क्वेश्चन। तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू वोल्केनिक एंड प्लूटोनिक फॉर्म। वोल्केनिक जो आपके ऊपर वोल्केनोस होते हैं, प्लूटोनिक जो आपके मैग्मा से बने होते हैं बट अंदर सर्वाइव करे होते हैं। तो लोपोलिथ तो हमें पता है कि भाई वोल्केनिक से रिलेटेड ही है। स्कोरिया कौन, सिंडर कौन रिलेटेड होते हैं, तो ये भी वही है। अगर हमें कॉल या फ्लैटिरन का नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। लोपोलिथ क्या है? लोपोलिथ एक लार्ज सॉसर बेस शेप इग्नियस रॉक है जो कि अंदर से मैग्मा आ रहा है और रॉक्स के बीच में ये फंसे जा रहा है, एंड इट्स मेकिंग अ सॉसर शेप ओवर हियर। प्लूटोनिक लैंडफॉर्म जो कि कूल और सॉलिडिफाई हो जाता है beneath द अर्थ सरफेस। फिर काउली क्या होता है? काउली होता है कि टाइप ऑफ लावा फ्लो होता है, बहुत विस्कस होता है। विस्कस ज्यादा है तो सिलिका भरा होगा, सिलिका भरा होगा तो स्लोली फ्लो करेगा, बहुत थिक होगा, जिसकी वजह से आपके कुछ इस तरह से दिखता है काउली। ये देख रहे हो आप, ये काउली है, कितना थिक है और कितना स्लो, ही बहुत स्लो इसकी मूवमेंट होती है। स्कोरिया कौन क्या होता है? सिंडर कौन भी कहते हैं इसे। कौन आपको पता है, या आइदर इस वे और आइदर दैट वे, सो इन्वर्टेड कौन एंड कौन यू नो वेरी वेल। तो स्कोरिया कौन जो है एक स्मॉल स्टीप साइडेड वोल्केनो होता है, जब वोल्केनिक ऐश, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा वोल्केनिक ऐश से बना हुआ है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल भरे हुए हैं उसमें, तो वो है। फ्लैटिरन क्या है? फ्लैटिरन का कोई लेना देना नहीं है आपके वोल्केनिक और प्लूटोनिक प्रोसेस से, इसका लेना देना है सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन और इरोजन से। क्या है फ्लैटिरन? एक स्टीपली स्लोपिंग ट्रायंगुलर लैंडफॉर्म है, कुछ इस तरह से होते हैं। देखिए कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है, स्टीपली स्लोपिंग। और ये बनते कैसे हैं? ये आपके इरोजन से बनते हैं, टिल्टेड लेयर्स के इरोजन होता रहता है तो उसकी वजह से बन जाते हैं, और ये सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन और इरोजन की प्रोसेस की वजह से आया, ना कि किसी वोल्केनिक उसके। तो फ्लैटिरन इज लाइक दिस। नाउ actualism, iron, 50 to 80%, and Flatiron. Now we have Canada's Hudson Bay has gradually uplifted 300 meter in last 8,000 year due to। अब आपको ये पता होगा कि जो कनाडा का हडसन बे है उसके ऊपर आपकी बहुत सारी आइस की एकम्युलेशन हुआ करती थी। अब जैसे जैसे वो ये लैंड है इसके ऊपर आपका ये बहुत हैवी आइस का एकम्युलेशन था थ्रू आउट मेनी ईयर्स, एंड एट लास्ट 8,000 अब वो धीरे धीरे करके मेल्ट हो रहा है। अब वो मेल्ट हो रहा है तो ये अनलोडिंग हो रही है, अनलोडिंग हो रही है तो ये हल्का हो रहा है यहाँ से, जिसकी वजह से लैंड जो है वो अपलिफ्ट हो रही है। सो आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट इज द answer over here, but I will explain you each one of them. सो टेक्टोनिक अपलिफ्ट क्या है? टेक्टोनिक अपलिफ्ट है कि जब अर्थ की क्रस्ट जो है पुश्ड होती है अपवर्ड ड्यू टू टेक्टोनिक फोर्सेस और वो कुछ इस तरह से अपलिफ्ट करती है, तो वो टेक्टोनिक अपलिफ्ट में आ जाता है। आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट मैंने बताया था कि जब अर्थ अपना क्रस्ट जो है वो एडजस्ट करती है, जब उसके सरफेस लोड में चेंज आता है, जैसे कि लार्ज आइस मेल्ट हो गई या स्पॉन्ज था जो बहुत स्क्विज्ड हो गया, फिर बाद में वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया, जब प्रेशर उसको रिमूव कर दे तो उसको आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट कहेंगे। ओरोजेनेसिस क्या होता है कि दो आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स है आपस में कोलाइड करी है, जिसकी वजह से आपकी ओरोजनी बन गया, दैट इज कॉल्ड लाइक हिमालयस, तो क्रिएटिंग माउंटेन रेंजेस। कंप्रेशन ऑफ द रीजन इज ऑलमोस्ट सेम, इट्स लाइक स्क्वीजिंग एंड प्रेसिंग टुगेदर ऑन अर्थ का स्पेसिफिक एरिया। और ये तब होता है जब आपके टेक्टोनिक फोर्सेस जब दो प्लेट्स कोलाइड करते हैं, फोल्ड फॉल्ट इवन ब्रेक, तो ये कंप्रेशन ऑफ द रीजन में है। नाउ ओके, सो या हाँ, so consider the following statement regarding paleomagnetic variation across the mid oceanic ridges। अब mid oceanic ridges की बारी आ गई। mid oceanic ridges का क्या होता है कि ये आपके होते हैं अंदर से मैग्मा आ रहा होता है और ये कुछ इस तरह से मूव होते रहते हैं, मतलब अंदर से सप्लाई होती रहती है एंड दे कीप मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो अब उनकी स्टेटमेंट्स हैं कैसे है कि सिमेट्रिकल मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है पैटर्न की जो कि रिकॉर्ड करी जाती है ओशन फ्लोर पे अक्रॉस द ridges, बिल्कुल होती है। अगर यहाँ से आपका मैग्मा आ रहा है और उसके हम पैलियोमैग्नेटिज्म से जब हम उनके सैंपल्स कलेक्ट करते हैं तो वी सी कि सिमिलर सिमेट्रिकल पैटर्न इज देयर, कुछ इस तरह से। मतलब यहाँ पे भी अगर मैग्नेटिज्म है तो यहाँ पे भी है, यहाँ कम है यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है यहाँ ज्यादा है, तो ये पैटर्न फॉलो होता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है।
उसके बाद अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक स्ट्राइप्स जो है, बिल्कुल जो मिरर होती है अपोजिट साइड में, बेसाल्टिक मैग्मा ही होगा यहाँ पे, जिसकी रिवर्स पोलैरिटी होगी, नॉर्मल पोलैरिटी होगी, बिल्कुल सही है। रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बहुत बार हुआ है जियोलॉजिकल पास्ट में और साइमल्टेनियसली होता रहता है, बिल्कुल सही। तो ये सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। फॉर योर और क्लैरिटी के लिए, सो आप देख सकते हैं कि एस्थेनोस्फेयर अपलिंग मैग्मा, ऑफ कोर्स यहाँ से आपका बेसॉल्ट ही आएगा, और रिज अब रिजिड अपर मेंटल ओशनिक क्रस्ट ऊपर आया। देन वी हैव दिस एस एन ये हमें पोलैरिटी बता रही थी कैसे नॉर्थ अलाइंड और साउथ अलाइंड चेंजेस हो रही है, कैसे रिवर्सल हो रही है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स जो है यहाँ मूव हो रही है, यूरेशियन प्लेट्स यहाँ मूव हो रही है, और ये एक्सपोज पार्ट है रिज का आपके आइसलैंड के अंदर, जिसके अंदर आपके बेसाल्टिक कॉल्यूमिनार्स बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आइसलैंड में शोन है, जो कि एक काफी फेमस स्पॉट है घूमने का। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, एज वी कैन सी कि आपका मिड ओशनिक रिजेस है, और मिड मिड अटलांटिक रिज माउंटेन और आइसलैंड भी कहीं यहाँ पे है। तो आप देख रहे हो कि कैसे सिमेट्रिकल तरीके से एज के साथ साथ उसकी मैग्नेटिक पोलैरिटी जो है वो अलग हो रही है, चेंज हो रही है, और कैसे सिमेट्री फॉलो अप हो रही है। सो इट्स क्वाइट विजिबल इन दिस पिक्चर नाउ। सो या, सो आवर 6 क्वेश्चंस आर डन, नाउ 6 आर लेफ्ट। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आइडियलाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन इवोल्यूशन ऑफ कास्ट। कास्ट ऑफोग्राफी टोटली कैल्शियम की डिसोल्यूशन से रिलेटेड होती है। ये डिसोल्यूशन से और आपके दिस एकमुलेशन से, दोनों से कंसंट्रेशन एकमुलेट होती है, तो उससे भी। तो तो उसे पूछ रहा है कि कौन सा सीक्वेंस सही है। तो नियरली, अब आप ये चीज देखना कि जब आपके पास 4 ऑप्शन हो और आपको उसमें से एक ऑप्शन, मतलब आपको उसमें से एलिमिनेशन लगाना, तो आप देखना कि जिसके अंदर पहली टर्म सेम है, तो वो उन 2 ऑप्शन के ऊपर आप ध्यान दो, इन दोनों को निकाल दो। फिर आप देखो कि अगला क्या है, मैक्सिमम रिलीफ या लो कॉनिकल नोल्स। तो इसके अंदर आपकी आएगी नॉलेज का, यहाँ पे आपका एक चीज तो क्लियर हो गया। तो लेट मी एक्सप्लेन। कास्ट ऑफ मैंने बताया था कि लाइमस्टोन डोलोमाइट जिप्सम से भरी हुई है। तो नियरली फ्लैट सरफेस तो हमें पता लगा था कि पहली चीज ये होगी, कोई भी चीज पहले यहाँ से शुरू होगी, ठीक है। उसके बाद सॉल्युबल रॉक होगा, उसमें लाइमस्टोन वेदरिंग से और इरोजन से एक्सपोज्ड ऑफ होगी। रेन वाटर जो है स्लाइटली एसिडिक होता है, जिसकी वजह से वो रॉक को डिसॉल्व करेगा, डिप्रेशन और सिंक होल्स उसमें बना देगा। फिर मैक्सिमम रिलीफ होगा, तो डिसोल्यूशन जैसे जैसे इंटेंसिफाई होगा, तो उसकी वजह से बहुत सारे प्रोनाउंड फीचर्स बनेंगे। इतना डिसोल्यूशन होता रहेगा कि डीप सिंक होल्स, ये जो छोटे छोटे होल्स थे कुछ इस तरह से बन जाएंगे, केव्स बन जाएगी पूरी पूरी, और अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम तक बन जाएगा, दिस ब्लाइंड वैली टाइप थिंग। तो ये स्टेज जो है वो करेक्टराइज हो जाता है सिग्निफिकेंट वर्टिकल रिलीफ का। तो इसीलिए इसको मैक्सिमम रिलीफ हम काउंट कर देते हैं। शार्प रिजेस हो गए, टावर्स हो गए। अब आ जाओ लो कॉनिकल नोल्स। ये क्या होता है कि इवेंचुअली जो लैंडस्केप है, एक स्टेज रीच होती है जब आपका रिलीफ जो है वो रिड्यूस हो जाता है। हाई पॉइंट्स, रेजिडुअल हिल्स जो है वो बहुत ज्यादा राउंडेड हो जाते हैं और कॉनिकल हो जाते हैं, जैसे इरोजन कॉनिक। अब आपको कोई चीज इरोड कर दी, इरोड करते 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 उसका जो इरोजन है वो कुछ इस तरह से हो गया, मतलब इट्स लाइक उसका रिलीफ कम हो गया। सो लैंडस्केप इज डॉटेड विद लो कॉनिकल नोल्स सच एज कास्ट टावर्स, मोगोट्स। आई विल सजेस्ट यू टू गूगल दीज टर्म्स सो दैट अगर आपके पेपर में फिर कभी रिपीट हो कास्ट टावर्स और मोगोट्स, सो यू वुड नो कि एक्चुअली क्या कहना चाहता है। तो ये रेमिनेंट्स होते हैं आपके ओरिजिनल रॉक के, जिन्होंने रेजिस्ट करा था इरोजन। मतलब आपकी कोई पहाड़ी है, चलो पहाड़ी नहीं वाला, आपके अंदर ही आपकी केव में कुछ इस तरह से चीजें हैं, और इरोजन होता गया, वेदरिंग होती रही, जिसकी वजह से ऊपर वाला पार्ट इरोड हो गया, नाउ दे आर जस्ट कुछ इस तरह से, मतलब कुछ इस तरह से हो गए। तो इस तरह कुछ चीजों को हम कास्ट टावर्स और मोगोट्स कहते हैं, और इनको लो कॉनिकल नोल्स कहते हैं। आई एम आई क्लियर? सो आवर आंसर वुड बी दिस। पहले नियरली फ्लैट सरफेस आया, फिर मैक्सिमम रिलीफ हमने रीच किया, उसके बाद हमने लो कॉनिकल। तो सीधी सी बात है कि आप पहले चढ़ते हो फिर गिरते हो, फिर गिरते हो फिर चढ़ते, तो पहले चढ़े फिर गिरे, तो कुछ इस तरह से। नाउ वी हैव दी नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट मी जस्ट erase all the ink on the slide. Yes. So 8 क्वेश्चन। सो आपको कंसिडर करना है कि मोर्फोमेटिक प्रॉपर्टीज के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, हमेशा आते हैं। आपकी दिस इक्विलिब्रियम पे जरूर आएंगे, आपकी दिस रिवर्स का इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा है उस पे आएंगे। तो या स्ट्रीम नेटवर्क डेरिवेशन पक्का आते हैं, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा और आप करिए। तो पहली स्टेटमेंट है कि ड्रेनेज डेंसिटी जो है वो मीन लेंथ ऑफ अ स्ट्रीम चैनल पर यूनिट एरिया होती है, बिल्कुल होती है मीन चैनल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दिस इज अ फॉर्मूला। स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी से लगा लेना कि कितनी नंबर ऑफ स्ट्रीम सेगमेंट्स पर यूनिट एरिया में, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। तो 1 और 2 सही है, तो 1 और 2 साथ ही इसमें है। तीसरा हम पढ़ते हैं, तो तीसरा तो 1 2 के साथ कहीं पे भी दिया नहीं हुआ,
तो ये सारे ऑप्शन तो अपने आप ही एलिमिनेट हुए, बट फिर भी फॉर आवर नॉलेज, बेसिन रिलीफ जो है इज अ मीन अपस्लोप डिस्टेंस फ्रॉम द चैनल्स टू वाटरशेड। इसको हम डिस्कस करते हैं। हाँ, तो इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि ये दो डिफरेंट कंसेप्ट को जियोमॉर्फोलॉजी में मिला रही है। बेसिन रिलीफ क्या होता है? बेसिन रिलीफ होता है कि एक वर्टिकल डिस्टेंस है, आपका वाटरशेड, मान लो आपका वाटरशेड है, इस वाटरशेड का हाईएस्ट पॉइंट आपका कहीं यहाँ पे और लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे है। तो डिस्टेंस बिटवीन इनका वर्टिकल डिस्टेंस, मान लो कि इसकी वर्टिकल डिस्टेंस में इसकी हाइट इतनी थी और इसकी इतनी सी है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है बिटवीन द वर्टिकल डिस्टेंस वाटरशेड बाउंड्री का, तो उसको हम कहते हैं, बेसिकली ये सोर्स और बेसिन आउटलेट के बीच में होता है, तो उसको हम बेसिन रिलीफ कहते हैं। ये एक एलिवेशन डिफरेंस है, ना कि डिस्टेंस, बिकॉज यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस आ गया है और इट्स टोटली रिलेटेड टू वर्टिकल थिंग। मतलब मेन अपस्लोप डिस्टेंस क्या होता है? ये होता है कि एवरेज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कि कितना कितना डिस्टेंस पानी यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगा, तो उसको हम मीन अपस्लोप डिस्टेंस कहते हैं। बेसिन लिफ्ट तो ये हाइट में डिफरेंस हो गया ना, ये यहाँ ये होता है अपस्लोप डिफरेंस डिस्टेंस जो है। तो दिस इज अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, नॉट एन एलिवेशन डिफरेंस। तो ये ओवरऑल स्लोप को बताने में मदद करता है कि हाँ इतना स्लोप है, इसका ग्रेडियंट क्या है बेसिन का, उसके लिए। तो ये नॉर्मल सा इनके बीच में डिफरेंस है। तो आगे से आपको कोई पूछे कि बेसिन रिलीफ जो है वो मीन अपस्लोप डिस्टेंस फ्रॉम चैनल्स टू वाटरशेड, नो, it's not. Basin relief is the vertical distance between the highest point and the lowest point of the watershed, and mean upslope is the total horizontal distance between the outsource and the outlet that is used for considering the slope. Now next question, ninth question, कौन सी टाइप ऑफ ड्यून जो है वो इंटरमीडिएट है उसी कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसवर्स ड्यून और स्टार? इसके लिए आपको स्टार ड्यून और ट्रांसवर्स ड्यून के बारे में भी आइडिया चाहिए। स्टार ड्यून के बारे में मैं आपको कहती हूँ, शेप लाइक अ स्टार। एक स्टार की शेप कब आएगी? जब आपके मल्टीपल डायरेक्शन से विंड जो है किसी चीज को हिट अप करेगी। ट्रांसवर्स ड्यून वी नो 90 डिग्री वाला थिंग, तो आई एक्सप्लेन यू, और हम इन सबको भी पढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्लीज डू रीड ड्यून्स पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, उसको आप समरफील्ड की बुक से या फिर दूसरी जो मॉर्फोलॉजी की बुक्स है वहां से जाइए, उसको थोड़ा रीडिंग करिए। सो या तो डिफरेंट टाइप ऑफ सैंड ड्यून्स के ऊपर बात आ गई। तो ब्रैकनोइड ड्यून्स क्या होती है? ब्रैकनोइड ड्यून्स हमें यहाँ पे मिली हुई है। तो ये ड्यून्स जो है वो कनेक्टेड क्रीसेंट शेप ड्यून्स का, मतलब ये क्रीसेंट शेप ड्यून्स थी, इन सबको कनेक्ट करके ये बन जाती हैं, या फिर कुछ इस तरह से है, लाइक बार्कन्स जो है मिलके ब्रैकिनोइड बना देती है। ठीक है, कांस्टेंट कंसिस्टेंट विंड डायरेक्शन होती है और मॉडरेट सप्लाई ऑफ सैंड होती है। बकन ड्यून से होते हैं बट लार्जर फील्ड में होते हैं, और बकन ड्यून तो मतलब ऐसे 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 करके बनी, ये सब मिलके बना देती है ब्रैकिनोइड। लीनियर ड्यून्स क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स होता है, लॉन्ग स्ट्रेट होती है, साइनस रीजस होते हैं सैंड की। तो लीनियर ड्यून्स इज लाइक कि हवा जहाँ आ रही है वहीं पे ड्यून्स जो है वो कुछ इस तरह से बन गई है, तो ये लीनियर ड्यून्स हो जाती हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स ड्यून क्या होता है कि हवा यहाँ से आ रही है लेकिन ड्यून्स जो है 90 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे बन गई है, तो ये ट्रांसफर ड्यून होगी और ये लीनियर ड्यून होगी। तो ये फर्क होता है। लीनियर ड्यून का क्या होता है कि दे फॉर्म इन एरिया विद बाई डायरेक्शनल विंड्स, विंड जो है दो मेन डायरेक्शन से होती है, तो इसकी पहचान होती है कि दो तरह से डायरेक्शन में आ रही है। पैराबोलिक ड्यून क्या होता है कि यू शेप ड्यून्स होती हैं। ठीक है, सॉरी, ये तो बाकन्स ड्यून हो गया। यू शेप ड्यून कुछ इस तरह से, इसका मुंह हवा की तरफ खुला होता है, हवा इसको कुछ इस तरह से शेप दे देती है। ठीक है, वेजिटेटिंग पॉइंटिंग अप विंड होती है, और अबंडेंट वेजिटेशन होना चाहिए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड्स होनी चाहिए, तो इनको यू शेप दे देते हैं। रिवर्सिंग ड्यून्स क्या होता है? ये वो ड्यून्स होती हैं जो कुछ इस तरह से बनी हुई है, मतलब दो तरह की विंड डायरेक्शन होनी चाहिए इनकी। एंड दे ड्यून्स हैव स्लिप फेसेस ऑन बोथ ऑफ द साइड्स ड्यू टू विंड पीरियडिकली चेंज डायरेक्शन। ये ड्यून्स जो है जहाँ पे विंड डायरेक्शन रिवर्स होती है सीजनली पीरियडिकली, वहाँ पे होती हैं। और रिवर्सिंग ड्यून ऐसे कि मतलब यहाँ से भी हवा आ रही है, यहाँ से भी हवा आ रही है, तो चलो ठीक है, यहाँ से आपका नॉर्मल हवा हवा आई तो आपका पैराबोलिक ड्यून जो है वो बन गई, लेकिन फिर यहाँ से भी आ रही है, तो इट कीप्स ऑन, यू नो, सम स्लिप्स चेंजेस आर देयर, स्लिप फेसेस आर देयर। सो या, I just hope I am clear in reversing one, but if you want to read more about, I would suggest you to read more about it when I'm not able to create a video over it. Now we have what? Yes. So following pairs regarding the type of glacier and its common characteristic is not correctly matched. बताना है इसमें क्या मैच ठीक से नहीं है। सर्ग जो होता है वो बाउल शेप डिप्रेशन होता है ऑफ कोर्स। फोजॉर्ड जो होता है आपके जब आइस जो है
आपके सी से, आपकी वाटर बॉडी से मिलती है आइस एंड ग्लेशियर, तो सबमर्ज कोस्टल वैली जो है वो बना देती है, तो उसको फ्योर्ड कहते हैं। आइस शेल्फ क्या होता है? कोस्टल एनवायरनमेंट होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आइस का लेना देना आपके समुद्र या की ओशनिक वाटर बॉडी के साथ। आइस फील्ड डोमल शेप, नो दिस इज इनकरेक्ट। डोमल शेप होती है आइस कैप की। आइस कैप बनाता है डोमल शेप, वो बनाती है ऐसे ऐसे आइस की स्ट्रक्चर्स। आइस फील्ड तो यार नॉर्मली आपके कोई भी अंदर अंडरलाइन स्ट्रक्चर है, वेदर इट्स फॉल फॉर नॉर्मल लैंड, सम ट्रीज आर देयर, तो वो आइस फील्ड तो एक नॉर्मल सी आइस की फील्ड जो उसका डोबल शेप होना नेसेसिटी नहीं है। सो दिस इज अ करेक्ट आंसर। ओके, सो 11th क्वेश्चन इज, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्ले मिनरल्स के ऊपर और सॉइल के ऊपर चुन चुन के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो एल्क्रिट, कैलक्रिट, जिपक्रिट, सिल्क्रिट। अब एल्क्रिट से हमें ये पता लग रहा है कि एल माने एल्यूमिनियम, ठीक है, ये सब ड्यूरी क्रस्ट है, ठीक है। ड्यूरी क्रस्ट के बारे में आप जरूर पढ़िएगा। तो एल्क्रिट क्या होता है? एल्क्रिट वहां पे हमें मिलता है, बॉक्साइट हमें वहां मिलता है जहाँ पे हमारी भर भर के जिस वेदरिंग हो रही हो, फॉर्मेशन हो बॉक्साइट की, वो ह्यूमिड और सब ट्रॉपिक, सब ह्यूमिड एनवायरनमेंट में मिलती है, ट्रॉपिकल में। तो ये पहला ए के साथ बनी है, तो यहाँ से हमारे दो ऑप्शन तो खत्म हो गए। कैलक्रिट, कैलक्रिट माने कैल्शियम। अब कैल्शियम आपका लाइमस्टोन, ठीक है, आपके कैल्शियम कार्बोनेट हो गया आपका, ठीक है, आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ जितने भी आपके लाइमस्टोन उसमें आ जाते हैं। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा सेमी एरिड एनवायरनमेंट में। जिपक्रिट क्या होता है? जिप्सम से बना, जिप्सम से बना हुआ, तो इट विल बी फाउंड इन वेरी एरिड एनवायरनमेंट, क्योंकि वाटर का तो फिर कोई लेना देना रहा नहीं। फिर सिल्क्रिट, सिल्क्रिट इज देयर इन ह्यूमिड एंड एरिड ट्रॉपिकल। नाउ लेट मी जस्ट एक्सप्लेन मोर ऑन दिस। एल्क्रिट क्या होता है? मैंने बताया था, एल्यूमिनियम के सिकोसाइड से बनता है, प्राइमरी बॉक्साइट। उस रीजन में बनता है जहाँ पे वेदरिंग जो है वो लीच अवे कर देती है सिलिका को, और दूसरे और फिर क्या बचता है, मतलब ये बेसिकली सिलिका को रिमूव कर देती है, लीच अवे कर देती है, और एल्यूमिनियम बचता है। फिर अब कैलक्रीट कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, एरिड और सेमी एरिड रीजन में बनता है, कार्बोनेट प्रेसिपिटेट करता है ग्राउंड वाटर से, फिर इवेपोरेट कर देता है सरफेस में वो पानी। जिपक्रिट जिप्सम से बना हुआ है और एरिड एनवायरनमेंट में होता है, evaporating mineral rich waters. Silkrate क्या होता है? Cemented by silica and common addition and can be very hard and so, जो मैंने बताया था वही। Okay. Now 12th question, आखिरी question. Which one of the following terms best describe the process of removal of metal ions from the solids by binding with organic acids to form soluble organic matter? We know that hydration में चीजें फूलती है, स्वेल आउट होती है, क्योंकि इसमें पानी भरा जाता है। हाइड्रोलिसिस इज काइंड ऑफ अ वेदिंग काइंड ऑफ थिंग जहाँ पे आपका हाइड्रोजन वाटर जो है वो टूटता है। डिसोल्यूशन इज डिफरेंट थिंग, डिजोल्व होना किसी चीज का, उससे कोई लेना नहीं। तो चिलेशन इज द आंसर ओवर हेयर। तो क्या कहना चाहते हैं? ऐसे कहना चाहते हैं कभी कभी क्या होता है कि आपके मेटल आयन जो हैं वो ऑर्गेनिक चीजों के साथ, मैटर के साथ कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, उनके साथ बॉन्ड्स बना देते हैं, उनके साथ रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं। ऑर्गेनिक चीज इनऑर्गेनिक के साथ मिल रही है, मैटर मैटर और मेटल कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, तो वो चिलेशन ही होता है। सो आई गेस वी हैव डन एंड completed it.